नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। चैनल का किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हेतु या मकसद नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सब मुझसे कहते थे कि तुम अपाहिज हो, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं लंगड़ा कर चलती थी। अक्सर औरतें मुझे अपनी बेटियों का दहेज दिखा दिखा कर जलाती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास चली गई, जहाँ डॉक्टर मुझे देखकर बोली, आप पेट से हो। ये सुनकर मेरे तो पसीने ही छूट पड़े। भला ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। अचानक रोते हुए एक टैक्सी में बैठ गई। घर पहुंचते ड्राइवर ने मुझे एक पर्ची पकड़ाई और बोला, चिंता मत करना, आधी रात को दुल्हन बनकर छत पर बैठ जाना, सब पता चल जाएगा। अपने इज्जत के खातिर मान गई। जैसे ही रात हुई तो सज धज कर छत पर बैठ गई। अभी मुझे वहाँ पर बैठे कुछ वक्त ही हुआ था कि मेरा नाम सोनल है और मेरी आंखें एक गरीब परिवार में खुली थी। मैं पैदा हुई थी तब से मेरे एक पैर में तकलीफ थी और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। सामान्य शब्द में कहे तो मैं बचपन से ही अपाहिज थी। मेरे माता पिता इस बात से बहुत परेशान थे और इसी कारण बचपन से उन्होंने मेरे इलाज की कोशिश शुरू कर दी थी। वे कभी किसी डॉक्टर के पास जाते तो कभी किसी वैद्य के पास, कभी किसी साधु बाबा के पास जाते तो कभी किसी बाबा के पास। मेरे लिए जितना वो कर सकते थे उन्होंने वो किया, लेकिन मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे विकलांगों के स्कूल में भी भर्ती करवाया और मैंने मैट्रिक तक वही पढ़ाई की। समय बीतता गया और मैं बड़ी होती गई। मुझे अपनी विकलांगता से कोई समस्या नहीं थी, सिवाय इसके कि मेरी बड़ी बहन हमेशा मेरी विकलांगता के बारे में मुझे चिढ़ाती रहती थी। वो बचपन से ही मेरी विकलांगता का मजाक उड़ाया करती थी और मुझे बहुत अपमानित करती थी, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी। कभी कभी चाची और बुआ भी मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं चुपचाप सहन कर लेती थी। औरतें कहती थी कि इसकी तो शादी हो ही नहीं सकती। वो मुझे अपनी बेटियों का दहेज दिखा दिखा कर मेरा दिल जला देती थी। शुरू शुरू में तो मैं बहुत रोती थी, लेकिन फिर मैंने सच्चाई स्वीकार कर ली। मैट्रिक के बाद मैंने प्राइवेट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तब मेरी बहन ग्रेजुएशन कर रही थी। उसी दौरान मेरी बहन के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी बहन को लोग देखने आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई थी। रात को लड़के वाले आए, मेरी बहन उनको पसंद आ गई। हम सब बैठे हुए थे। तभी अचानक मैं किचन की ओर बढ़ी तो मैं उठकर किचन की ओर चलने लगी। जब मेरी बहन की होने वाली सास ने मुझे चलते हुए देखा तो तिलमिला उठी कि आपकी एक बेटी तो अपाहिज है। सभी लोग सतर्क हो गए। मेरे चाचा ने कहा, बहन जिससे आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो अपाहिज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आपके खानदान में अपाहिजता शामिल है, इससे हमारे आने वाली पीढ़ी में भी अपाहिजता आ जाएगी। हमें ऐसी जगह से रिश्ता नहीं जोड़ना है जिनकी एक बेटी अपाहिज हो। इतना कहकर वो लोग चले गए। मेरे घर वाले उन्हें रोकते भी रहे, लेकिन वे नहीं रुके। इस तरह समय बीतता गया और जो भी लोग मेरी बहन के लिए रिश्ता लेकर आते थे वो लोग मेरी अपाहिजता के कारण उसे ठुकरा कर चले जाते थे। मैंने 12वीं पास कर ली थी और अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरी बहन के साथ साथ मेरी माँ को मेरे रिश्ते की भी चिंता सताने लगी थी। फिर एक दिन एक और रिश्ता मेरी बहन को देखने के लिए आया, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि उनकी एक बहन दिव्यांग है तो सभी रिश्तों की तरह ये रिश्ता भी टूट गया। मेरी बहन गुस्से से पागल हो गई थी। अब घर के सभी सदस्यों ने यह तय कर लिया कि मेरी बहन का रिश्ता मेरे पिताजी के दोस्त के बड़े बेटे अजय के साथ तय कर दिया जाए। मेरी बहन को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन गरीब घरों में लड़कियों की मर्जी कहाँ पूछी जाती है, इसलिए मेरी बहन और अजय का रिश्ता तय कर दिया गया। मेरी बहन इस बात से खुश नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत गुस्से में थी और उसी गुस्से की आग में वो जल रही थी। मेरे लिए भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान थी। मैं 22 साल की हो गई थी। मैं अपाहिज थी, इसलिए अकेले घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। सारा दिन मैं घर पर ही पड़ी रहती थी। मेरे जीजाजी अजय कुछ भी काम नहीं करते थे, बस वे निकम्मे थे। मेरी बहन उनके साथ अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती थी। मेरी बहन ने नर्सिंग में ग्रेजुएशन किया था तो वो जॉब करने की जिद करने लगी। आखिरकार पिताजी ने उसकी जिद मान ली कि इससे कम से कम पैसों का सपोर्ट तो मिल जाएगा, और फिर मेरी बहन को एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिल गई। समय बीत रहा था और मेरी बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी बेचारी बर्दाश्त कर रही थी। मुझे भी अपनी बहन पर बहुत तरस आता था,
लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द होने लगा था। मैंने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन चाचा ने डांटते हुए कहा कि इस अपाहिज को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे क्या फ़ायदा हमें इसका, अब तक इलाज पर इतना पैसा खर्च हुआ लेकिन ये तो ठीक नहीं हुई, और अब और बीमारियों से भी खुद को घेर लिया इसने। माँ ने चाचा से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन सिर्फ चाचा की ही हमारे घर में चलती थी। चाचा ने यहाँ तक भी कह दिया था कि मरती है तो मरे, इसकी कौन सी शादी होने वाली है, ये तो अपाहिज है। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई थी, और फिर उस दिन के बाद मैंने अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। मेरे पेट में दर्द बढ़ने लगा था और अब मुझे उल्टियाँ होने लगी थी। मेरी दीदी मुझसे नाराज़ तो थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार भी करती थी। एक दिन जब मैं दर्द से तड़प रही थी तो मेरी बहन ने मुझे देख लिया और तड़प कर बोली, गुड़िया क्या हुआ है तुझे? तो मैंने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। इस पर मेरी बहन चिल्ला कर बोली, गुड़िया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो रोज़ अस्पताल जाती हूँ, कल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी लेडी डॉक्टर को दिखाऊंगी। मैं भी खुश हो गई और फिर अगला दिन आ गया। मेरी दीदी ने चाचा को बताया कि वो मुझे अपनी किसी सहेली से मिलवाने ले जा रही है। चाचा ने डांटा कि इस अपाहिज को अपने साथ मत लेकर जाओ, ये तो बहुत बुरी है। लेकिन दीदी ने जिद करके चाचा को मना ही लिया और फिर दीदी और मैं अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। हम अस्पताल पहुंच गए। मैं अपनी बैसाखी के सहारे चल रही थी। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहिबा को आने के लिए अभी देर थी। हम लोग बैठकर इंतज़ार करने लगे। फिर जब डॉक्टर साहिबा आई तो मेरी बहन ने मुझे डॉक्टर के पास बैठाया और अपने काम पर चली गई और मुझसे कहा, गुड़िया अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर साहिबा ने मेरा चेकअप किया और फिर एक अचंभित कर देने वाली खबर सुनाई, जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। डॉक्टर साहिबा ने मुझसे कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाले हो। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैं माँ कैसे बन सकती थी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई तो उस पर सच में लिखा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसलिए मेरे पेट में दर्द था और मुझे उल्टियाँ हो रही थी। डॉक्टर तो खुशखबरी सुनाकर चली गई, लेकिन मैं तो अचंभित रह गई थी। बिना शादी के मैं माँ कैसे बन सकती थी? उतने में मेरी बहन भी वहाँ आ गई। उन्होंने भी मेरी रिपोर्ट देख ली और दीदी के भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दीदी ने मुझसे कहा, ये रिपोर्ट्स मुझे दे दो, और मान लो कि डॉक्टर ने कभी रिपोर्ट दी ही नहीं थी। और फिर मुझसे कहा कि हम दूसरे डॉक्टर से भी टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन तुम घर पर इस बारे में किसी को भी मत बताना। और साथ में दीदी ने मुझसे ये भी कहा था, गुड़िया अगर तुम किसी को पसंद करती थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारी शादी करवा देती। लेकिन मैंने कहा, दीदी मैं किसी को पसंद नहीं करती और ना ही मैं कभी किसी लड़के से मिली हूँ। लेकिन दीदी को शक था कि मैंने ज़रूर कुछ किया है। लेकिन दीदी ने मुझे सलाह दी कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी और हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर ये रिपोर्ट सच भी साबित हुई तो हम तुम्हारा अबॉर्शन कर देंगे। मैंने दीदी को यकीन दिलाया कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो दीदी ने मुझ पर विश्वास कर लिया था। फिर दीदी मुझे अस्पताल के बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई और कहा, आराम से घर जाना और चिंता मत करना। मैं इसलिए भी संतुष्ट थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी। मुझे टैक्सी नहीं मिली तो मैं बाहर आकर खड़ी हो गई। मैं अपनी बैसाखी के सहारे ही वहाँ खड़ी थी कि एक आदमी मेरे पास आया और बोला, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, आओ आप मेरी टैक्सी में सवार हो जाओ। मैं धूप में खड़ी थी इसलिए उस टैक्सी में चली गई। मैंने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का पता बताया तो मुझे घर ले जाने लगा। हम लोग पूरे रास्ते चुपचाप बैठे रहे थे, लेकिन फिर जब मैं उतरने लगी तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। सोनल बात सुने। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। उसने कुछ पेपर मेरी तरफ बढ़ाए और कहा, इनको पकड़ लीजिए। मैं वो पेपर पकड़ने लगी तो कहने लगा, ये आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। ये बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मैं, दीदी और वो डॉक्टर ही जानते थे। इस टैक्सी ड्राइवर को कैसे पता चला? मुझे हैरान और परेशान देखकर वो टैक्सी ड्राइवर बोला, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि इसकी सच्चाई क्या है, बिना शादी के तुम माँ कैसे बन गई, तो इसके लिए आज रात को सब लोगों के सोने के बाद दुल्हन की तरह तैयार होकर अपनी छत पर आ जाना। साथ में उसने ये भी कहा, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया है। इतना कहकर वो चला गया
और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। चिंतित होकर जब मैं घर गई तो मेरी माँ ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और साथ में ये भी बताया कि दीदी के ही दोस्त से मिलकर आई हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी माँ जान गई थी कि मैं अस्पताल से आई हूँ। मैं बहुत परेशान थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बिना शादी किए और बिना किसी आदमी से मिले माँ कैसे बन सकती थी। लेकिन फिर उस टैक्सी ड्राइवर को ये सब कैसे पता चला? वो रात को क्या सच्चाई मुझे बताना चाहता है? मैं बहुत हैरान हो रही थी कि मैं क्या करूं। दीदी रात को काम से वापस आई और सीधे मेरे कमरे में आ गई और मुझे तसल्ली देने लगी। मुझे बोली, सब ठीक हो जाएगा और परसों हम दूसरे डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने जाएंगे। दीदी ने मुझे बहुत तसल्ली दी और चली गई। लेकिन जल्दबाजी में मैं दीदी को टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताना ही भूल गई। रात को जब सब लोग सो गए तो मैं बारी बारी से सबके कमरे में जाकर देख कर आई और फिर अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं अपाहिज थी, इसलिए मेरे साथ कमरे में कोई नहीं सोता था, मैं अकेली ही सोती थी। मैंने अपना मेकअप किया और दुल्हन की तरह तैयार होकर छत की तरफ चली गई। मुझे उस टैक्सी ड्राइवर ने दुल्हन की तरह तैयार होने के लिए कहा था और साथ में साधु बाबा का नाम भी लिया था, इसलिए मुझे सजना ही पड़ा। मैं छत पर गई तो छत पर कोई नहीं था। मैं कुछ देर तक वही खड़ी रही। फिर मैंने देखा कि हमारे पड़ोसी की छत लांघकर कोई हमारी छत पर आ गया है। मैं घबरा गई, लेकिन वो तो वही टैक्सी ड्राइवर था। उसने आकर मुझे पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखने लगा। मैं घबरा गई क्योंकि एक मर्द ने मेरे कंधे से पकड़ा था। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे साधु बाबा ने यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम एक जिन के कारस्तान की वजह से माँ बनने वाली हो और इसके लिए ज़रूरी है कि कोई तुमसे शादी कर ले, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। जब तुम मुझसे शादी करोगी तो जिन तुमसे दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम दूंगा। देखो, मैं पंडित जी को भी साथ में लाया हूँ। इतना कहकर उसने किसी की ओर इशारा किया तो हमारे पड़ोसी की छत से एक आदमी हमारी छत पर आ गया। वो पंडित जी ही लग रहे थे। उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कहा कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। जब वो मुझे ये बता रहा था, उसी वक्त मेरी चाची सीढ़ियों से छत पर आ रही थी। उन्होंने ये पूरा दृश्य देख भी लिया था और सब सुन भी लिया था। मेरी चाची वही से मुझ पर चिल्लाने लगी। मैं घबरा गई थी। टैक्सी ड्राइवर मुझसे कहने लगा, तुम्हारी चाची अब तुम्हें घर से निकाल देगी, तुम मुझसे शादी कर लो। और साथ में वो रिपोर्ट दिखाने लगा। मुझे बोला, देखो, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा होगा। तब तक चाची वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने आकर मेरे चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा और बोली, बाप दादा की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसी दौरान चाची ने उस टैक्सी ड्राइवर के हाथ में वो रिपोर्ट भी देख ली थी और गुस्से से चिल्लाई, ये पाप करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर ड्राइवर की ओर देखकर बोली, ये तुम्हारा ही गुनाह है ना? इसी दौरान चाची की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले छत पर आ गए थे। ज़्यादा लोगों को देखकर ड्राइवर और पंडित जी तो भाग गए थे। अब वहाँ मैं थी और मेरे घर वाले जो मुझ पर चिल्ला रहे थे। मैंने सबके सामने रोते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने भी मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पिताजी ये कह रहे थे कि इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की हमने, और मेरी माँ बिना कुछ कहे बस रोए जा रही थी। मेरी चाची चिल्ला रही थी और मुझ पर तानों के तीर बरस रहे थे। बुआ और चाची भी चिल्ला रहे थे, हम तो तुम्हें बहुत शरीफ समझते थे, लेकिन तुम क्या निकली? बुआ और चाची ने यह तक कह दिया कि इस लड़की को घर से निकाल दो, ये हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देगी। हर कोई मुझ पर चिल्ला रहा था और मैं हर किसी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था। उसी वक्त मेरी माँ को पता नहीं क्या हुआ और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब सभी लोग मेरी माँ को उठाने लगे तो मेरी दीदी ने चेक किया और कहा कि इनको जल्दी अस्पताल लेकर जाओ, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। सब माँ को जल्दी से अस्पताल लेकर गए। मैं वही छत पर थी, किसी ने भी मुझे नीचे आने के लिए नहीं कहा। मैं खुद ही नीचे आ गई। नीचे कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ चाची थी और बाकी सभी लोग अस्पताल में थे। पूरी रात में रोती रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। उस जिन के बारे में क्या कह रहा था टैक्सी ड्राइवर? क्या मैं सचमुच माँ बनने वाली हूँ और एक जिन की वजह से पेट से हुई हूँ? मैं बहुत परेशान थी। पूरी रात रोती रही और अपने माँ के ठीक होने के लिए प्रार्थना करती रही। रोते रोते मैं सो गई। 2 दिन बाद सब लोग मेरी माँ को घर ले आए। वो अब ठीक हो गई थी,
लेकिन घर में अब कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। मेरी बुआ और चाची ना सिर्फ मुझे ताने देती बल्कि मेरी माँ को भी ताना मारती थी। मैं पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। एक दिन मेरी माँ कमरे में बिल्कुल अकेली थी तो मैं उनके पास गई और उन्हें मनाने लगी। माँ मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैं अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही लेकिन माँ मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपनी माँ से यह भी कहा कि मैं तो अपाहिज हूँ और अकेले बाहर भी नहीं जा सकती। काफ़ी देर तक अपनी माँ से अपनी बेगुनाही के बारे में बात की और कसम खाई। वो मेरी माँ थी, वो मुझे मुझसे बेहतर जानती थी। कहने लगी, बेटा मैं जानती हूँ कि तू निर्दोष है, लेकिन तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तो पाप है ना। मैंने माँ से कहा, माँ मैंने सच में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो माँ भी बहुत हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी दीदी भी मुझसे बात नहीं कर रही थी तो मैं उनको भी मनाने गई। पहले तो दीदी मुंह बनाकर बैठी रही, फिर बोली, गुड़िया अगर तुम उस टैक्सी ड्राइवर को पसंद करती थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी शादी करवा देती। गुड़िया ऐसे में सारे खानदान की इज्जत भी ना खराब होती। मैंने बहुत कहा, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दीदी कहने लगी कि गुड़िया मैं एक नर्स हूँ और मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन तभी मेरी दीदी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगी। वो टैक्सी ड्राइवर भाग गया तो क्या हुआ। जब दीदी ने मुझे तसल्ली दी तो मुझे बहुत राहत महसूस हुई। बाकी घर में कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। फूफा ने सभी को बुलाया और कहा, लड़की का वक्त गुजर रहा है और कुछ दिन बाद इसके गुनाह के करतूत दुनिया में आ जाएंगे। लोगों को क्या जवाब देंगे हम। इसका आशिक तो भाग गया और अपना बच्चा छोड़ कर गया, इसलिए बेहतर यही है कि घर की बात घर में ही रहे। इसलिए अजय से इसकी शादी कर देते हैं। ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए थे क्योंकि अजय की तो दीदी से शादी तय हो गई थी। मेरी दीदी रोने लगी लेकिन फिर कहने लगी, मैं अपने बहन के लिए कुर्बानी दूंगी। बुआ ने ये बात नहीं मानी थी। 2 दिन बाद मेरी और अजय की शादी हो गई। अजय को भी इस बात पर बहुत गुस्सा था कि एक बदकिरदार लड़की से उसकी शादी कर दी गई थी। इसी वजह से मेरे पति मेरे साथ ठीक से सुलूक नहीं करते थे। शादी के बाद पहली रात उसने मुझे फर्श पर सुला दिया और खुद बिस्तर पर सो गया। वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करता था कि मैं क्या कहूँ। एक रात सभी घर वाले सो रहे थे, तभी मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था और मैं दर्द के कारण सो नहीं पा रही थी। मैं बाहर आंगन में आकर बैठ गई। तभी मैंने छत पर एक अजीब सा दृश्य देखा। छत पर मेरी दीदी एक लड़के के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंच गई। वो लोग सीढ़ियों के पीछे ही खड़े थे। मैं सीढ़ियों पे उनकी आवाज़ें सुन सकती थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं सीढ़ियों पर ही रुक गई और उनकी बातें सुनकर मेरे पैर कांपने लगे थे। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मेरे पास एक छोटा बटन वाला सेलफोन था जिसे मैं रोशनी करने के लिए अपने साथ लाई थी। मैंने उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं थर थर काँपने लगी और फिर वापस नीचे चली गई। उनकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रो, लेकिन अब मैं इतनी दुखी हो गई थी कि आंसू भी नहीं निकल रहे थे। मैं अपना मोबाइल रखकर सो गई थी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और मुझे कुछ कागजात देने लगे और बोले कि इन्हें खोल कर पढ़ो, ये तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। मैंने आश्चर्य से उन कागजों को उठाया और पढ़ने लगी। रिपोर्ट में लिखा था कि मैं पेट से नहीं हूँ। वो रिपोर्ट पढ़कर मैं हैरान हो गई और अपने पति से पूछने लगी, आपको ये बात कैसे पता चली? तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग सुनी थी और उससे मुझे सब कुछ पता चल गया। दरअसल उस दिन मेरी बहन उस टैक्सी ड्राइवर से इसी बारे में बात कर रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर मेरा नहीं बल्कि मेरी बहन का आशिक था और मेरी बहन उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और दुर्भाग्यवश मेरी बहन ने उससे गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी और अब वो माँ बनने वाली थी। जब मेरी बहन का अजय से रिश्ता तय हुआ था तो वो डर गई थी। फिर उसने एक तरकीब सोची और मुझे पेट खराब होने की और उल्टी होने वाली दवा दे दी। उसने वो दवाई मेरे खाने में मिला दी थी जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द होता था और मुझे उल्टियाँ हो जाती थी। जब मैं चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने रिपोर्ट पर नाम बदलवा दिया। दरअसल मेरी बहन ने सोच समझकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी।
टैक्सी ड्राइवर का रात को हमारी छत पर आना, वो सब कुछ मेरे बहन का ही प्लान था। और उस रात चाची को भी मेरी बहन ने ही छत पर भेज दिया था। उसी रात मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन जो मुझे गुड़िया गुड़िया कहती है, वो बहन मेरी सगी बहन नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से शादी करने से पहले शादी की हुई थी, लेकिन किसी कारण वो परलोक सिधार गई। मेरी बहन ने अपनी सौतेली बहन होने का फ़र्क निभाया था। मेरे पति ने मुझे बताया कि जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाया और फिर उससे असली रिपोर्ट उगलवाई थी। मेरे पति ने मेरे आंसू पोंछ दिए और कहा कि आज से, बल्कि अभी से मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करूँगा। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे थे। ये सारी बातें मेरी बुआ ने कमरे के बाहर खड़े होकर सुन ली थी और पूरे घर में तूफान मचा दिया था। रात का समय था जब सभी को खबर मिली थी और उसी वक्त मेरी बहन टैक्सी ड्राइवर के साथ घर से भाग रही थी। वो खुद तो भाग गई, साथ में मेरे पिताजी की जान लेकर गई। पिताजी के देहांत के कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक होने लगा था। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। सब ने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरे पति भी अब मुझसे प्यार करने लगे थे। यह हमारे प्यार का ही असर था कि मेरे कामचोर पति अब काम पर जाने लगे थे और उन्होंने सारा घर संभाल लिया था। माँ भी अब मुझसे प्यार करने लगी थी। सब कुछ ठीक हो गया था। और फिर एक दिन मुझे एक खुशखबरी मिली। मैं इस बार माँ बनने पर बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि मेरी बहन ने मेरी ही नहीं बल्कि सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर भी मेरी बाकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हुआ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे बहन को भी मेरी तरह खुशहाल रखे। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।